स्टूडेंट आईक्यू में। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी किया था। हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था किस तरीके से मार्केट में डिमांड प्रोड्यूस होता है, 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन को स्टडी किया। उसके बाद हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखा था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी किया। आज हम स्टडी करने वाले हैं इलास्टिसिटी के बारे में। देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि मार्केट में डिमांड, अगर गुड का डिमांड अगर बढ़ेगा ना तो प्राइस में बदलाव देखा ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस में बदलाव आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 3-4 गुड्स के बारे में स्टडी करना है। पहला है लग्जरी गुड्स, दूसरा है नेसेसरी गुड्स, तीसरा परफेक्टली इलास्टिक और चौथा परफेक्टली इन इलास्टिक। अभी इन चारों के बारे में देखना है। तो देखिए, जब भी लग्जरी गुड्स की बात करते हैं ना, तो इसका जो रेशियो होता है ना, ग्रेटर देन 1 होता है। आपको सीधा सीधी याद कर लेना है, क्योंकि इसका प्राइस भी, मतलब आप, मैंने पहले ही बताया था ना आईफोन के केस में, कि जब बिग बिलियन डेज आता है तो प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है, प्राइस थोड़ा सा घटता है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लग्जरी गुड्स का डिमांड जनरली बढ़ता ही है। तो ये लग्जरी गुड्स के केस में ग्रेटर देन 1 हमें याद करना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और उस समय हमें लगता है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, लेकिन जबकि नेसेसरी गुड्स की बात करेंगे तो ये लेस देन 1 हो जाता है। परफेक्टली इलास्टिक देखिएगा, जहां पर ये प्राइस है और ये डिमांड है, तो अगर प्राइस में थोड़ा ही बदलाव देखने को मिलेगा ना, तो डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि ये डिमांड और प्राइस का कर्व चल रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ आया तो डिमांड में बदलाव दिख जाएगा, प्राइस यहाँ आया तो डिमांड में बदलाव दिख जाएगा। लेकिन ये केस जो है ना, आपको परफेक्टली इन इलास्टिक केस में नहीं दिखेगा। जो चौथा में देखना है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक केस में हम देखते हैं कि जो प्राइस है और जो डिमांड है, उसका जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ इस प्रकार बनता है। मतलब कि प्राइस अगर यहाँ है तब भी डिमांड ये है, प्राइस अगर यहाँ है तब भी डिमांड सेम है, प्राइस अगर यहाँ है तब भी डिमांड सेम है। मतलब प्राइस कितना भी बढ़ जाए, डिमांड उतना ही रहेगा, डिमांड में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब कि प्राइस कितना भी बढ़ जाए, डिमांड में कोई बदलाव नहीं होगा, इसे परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम्पल के रूप में, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया। सिगरेट परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में आता है। मतलब कि सिगरेट का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, डिमांड जो था वही रहेगा। डिमांड ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट जाएगा, ये केस नहीं होगा। मार्केट में परफेक्टली इनइलास्टिक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे चीजों पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा सकती है। गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू कमाना है ना, तो गवर्नमेंट ऐसे ही चीजों पर टैक्स लगा सकती है जो परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गवर्नमेंट इनमें से किन चीजों पर टैक्स लगा देगी, तो वो होगा लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकता है, सिगरेट हो सकता है। क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी डिमांड उतना ही रहेगा, चाहे दाम कितना ही बढ़ जाए। सेम सिगरेट का, जैसे 10 सिगरेट डेली पीने की आदत है, वो 10 सिगरेट पिएगा ही पिएगा। तो गवर्नमेंट को देखना है कि डिमांड तो सेम टू सेम रहेगा। तो प्राइस अगर 10 रुपए के बदले 12 रुपए भी कर दे, फिर भी वो खरीदेगा ही खरीदेगा, भले ही मर क्यों ना जाए सिगरेट पी करके। तो ये था आपका परफेक्टली इनइलास्टिक केस। वैसे सिगरेट पीना नहीं चाहिए, बहुत ही बुरी चीज होती है। बाकी मैं ज्ञान देने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, आपकी इच्छा। आगे हम पढ़ते हैं एक टर्म जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत आसान टॉपिक है। यहाँ होता ये है कि दो तरह के गुड्स होते हैं। एक हो गया कॉम्प्लीमेंट गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड होता है जो एक दूसरे के साथ आगे पीछे भागता है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया। और एक गुड्स आता है सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे कि बटर और जैम। दोनों एक तरह के गुड है, दोनों को ब्रेड में लगाने के काम में आता है। तो ऐसे दो तरह के गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट गुड याद रखना है ब्रेड एंड बटर। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो बटर एंड जैम। और भी आपको समझना है तो कोको कोला और थम्स अप, पेप्सी, सब सब्स्टिट्यूट गुड है। एक के बदले आप दूसरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता ये है कि जब कॉम्प्लीमेंट गुड में एक चीज का प्राइस बढ़ता है ना, तो दूसरे का डिमांड घट जाता है। मतलब कि मार्केट में अगर ब्रेड का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, तो आप देखिएगा कि ब्रेड के साथ बटर खाया जाता है ना, तो बटर का डिमांड खुद ब खुद घट जाएगा। मतलब ब्रेड का दाम बढ़ा तो बटर का डिमांड घट गया, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर बटर का डिमांड बढ़ गया ना, डिमांड मतलब बटर का डिमांड घट गया, तो देखते हैं कि जैम का डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर बटर का दाम अगर इंक्रीज कर गया ना, तो जैम का डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग जब देखेंगे कि बटर जो था 50 में खरीदते थे, अब 75 में हो गया है, तो लोग सोचेंगे कि मान लीजिए आपकी इनकम कम है, पैसे कम है आपके पास, अब सोचिएगा छोड़ो बटर हटा देते हैं कुछ दिन के लिए, जैम शुरू कर देते हैं, तो जैम का डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ऐसे चीजों को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें कि एक का बढ़ना घटना दूसरे को प्रभावित कर देता है। आप देखें ना कि अगर बटर का दाम बढ़ गया, तो मतलब ब्रेड का दाम बढ़ गया, तो बटर का डिमांड घट गया, हुआ ना। ब्रेड का दाम बढ़ गया तो बटर का डिमांड घट गया। और बटर का अगर डिमांड घट जाता है तो जैम का डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर बटर का दाम बढ़ जाता है तो जैम का डिमांड जो है अचानक बढ़ जाएगा।
क्योंकि लोग क्यों महंगा बटर खरीदने जाएंगे, पैसे कम है तो हम कोशिश करेंगे ना हमेशा सब्स्टिट्यूट ले लेने का। इस टॉपिक को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जाम में पूछता है इसलिए याद कर लेना, समझ लेना जनरली। अगला आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब समझिए इनकम इलास्टिसिटी के केस में क्या होगा। मैंने बताया था कुछ गुड्स होते हैं जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं, कुछ इन्फीरियर गुड्स होते हैं। जब नेसेसरी की बात करेंगे तो ब्रेड की बात कर लेते हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसका डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि पहले आप एक पैकेट ले सकते थे अपने कम इनकम पे, अब आप दो पैकेट ले पा रहे हैं, तो आपका डिमांड थोड़ा मात्रा में बढ़ेगा। लग्जरी गुड्स के केस में होता है ना कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए पहले आप चांदी का चैन, मतलब आप चांदी की चैन खरीदते थे, अब आप क्या कीजिएगा, सोना का चैन खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपके लिए चांदी हट गया, आप सोना खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी मतलब नॉर्मल केस लेते हैं आम का। अब मालदा आम मान लीजिए 80 रुपये किलो है, आप जनरली 40 रुपये किलो वाला आम खरीदते थे। अब क्या हो गया कि आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप जो है अब क्या कीजिएगा, मालदा आम खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा, लग्जरी आ गई आपके हाथ में, और ज़्यादा भी खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जब इनकम में, जब आपकी लग्जरी वाले गुड्स में क्या होती है ना, आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। इन्फीरियर के केस में क्या होती है, आप इन्फीरियर क्यों खरीदने जाइएगा, जब आपके पैसे बढ़ गए, आपके पास इनकम बढ़ गया, तो फिर इन्फीरियर गुड्स क्यों खरीदिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड आपके लिए कम हो जाएगी। तो यहाँ था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं जो है लॉ ऑफ सप्लाई। जब हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था कि प्राइस अगर बढ़ता है ना तो डिमांड घट जाता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है। लेकिन घटेगा ही ना, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपके लिए उसके लिए कम हो जाएगा। आप 50 में खरीद रहे थे, आज 75 का हो गया, तो आप कोशिश कीजिएगा ना कम खरीदने का। मार्केट में जब टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड मार्केट में टमाटर घट जाता है, लोग कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ सप्लाई वो बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो सप्लाई खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ये डिपेंड करता है विलिंगनेस एंड द एबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर टू सप्लाई गुड्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस। देखिए सप्लाई हमेशा किसी प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेगा। प्रोड्यूसर अगर इसे सप्लाई करना चाहेगा जितने मात्रा में, उतने मात्रा में उसे सप्लाई कर देगा। लेकिन प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, हमेशा प्रोड्यूसर चाहेगा कि जिस चीज का वो सप्लाई कर रहा है उसके साथ उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले। प्रोड्यूसर हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो प्रोड्यूसर सप्लाई उन चीजों को करेगा जिससे उसे प्रॉफिट मिले। तो इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर मार्केट में अगर दाम बढ़ जाता है ना, तो मार्केट में उसका सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अभी दाम बढ़ा हुआ है। जो चीज हम 20 रुपए में पहले मार्केट में भेज रहे थे, अभी वो 50 रुपए का है। तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि मार्केट में दाम ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में सप्लाई कर दो ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी मार्केट में बढ़ जाएगा। अब इसका कुछ डिटर्मिनेंट्स है जिस पर सप्लाई डिपेंड करता है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, अगर ये चीज अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई घट जाएगा। भाई अगर जो लोग सामान बना रहे हैं, जो ह्यूमन कैपिटल है जो सामान बना रहे हैं, अगर वो आपसे ज्यादा पैसा मांगने लगे सामान बनाने का, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको लगेगा कि भाई अभी सप्लाई कम कर देते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ज्यादा सप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से रॉ मटेरियल्स का दाम अगर अचानक मार्केट में ज्यादा भाग जाएगा तो आपकी सप्लाई धीरे धीरे घट जाएगा, कम हो जाएगा सप्लाई। इसी तरीके से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अगर आप रिलेटेड गुड्स का दाम बढ़ गया, मान लीजिए आप एक फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, तो सीमेंट का रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो सप्लाई है वो धीरे धीरे घट जाएगा, तो रॉ मटेरियल्स पर भी डिपेंड करता है। साथ में स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी आपके पास आएगी तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। आप 2010 की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे और सप्लाई कर रहे थे तो सप्लाई कम था। आप अगर 2025 के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगेंगे, आपका सप्लाई ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सप्लाई जो टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। आगे एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, अगर जो प्रोड्यूसर है जो सप्लाई करने वाला है मार्केट में, उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी सप्लाई करूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा सप्लाई करने लगेगा। तो प्रोड्यूसर के एक्सपेक्टेशन पर भी डिपेंड करता है। साथ में गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब ये खास है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट किसी चीज पर आपको सब्सिडी दे देता है तो आप सप्लाई ज्यादा कर दीजिएगा। जैसे कि गवर्नमेंट बोलता है कि जो अभी पैरासीटामोल की गोली सप्लाई करेगा, उसको गवर्नमेंट जो है, अगर उसे 100 रुपये का खर्च पड़ता है पैरासीटामोल का एक पत्ता बनाने में, ये मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। कोई एक प्रोड्यूसर है, आप प्रोड्यूस करके मार्केट में पैरासीटामोल की गोली को सप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोविड 19 आ गया, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो अभी कोविड 19 की गोली जो कंपनी सप्लाई करेगी, उसे अगर सप्लाई करने में एक पैक पत्ता को बनाने में 100 रुपये लगता है ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी आप सप्लाई करते रहिए, आप सप्लाई कम मत कीजिए। आपको अगर आपको 100 रुपये लगता है ना, तो मैं आपको 20 रुपये का इंसेंटिव दूंगा, सब्सिडी दूंगा।
मतलब कि अगर आपको 100 रुपये लग रहा था ना, तो गवर्नमेंट आपको उस पर 20 रुपये दे देगी, तो अब आपको 80 रुपया ही लगेगा। तो आप सोचिएगा ना कि ठीक है, गवर्नमेंट मदद कर रही है तो सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर आपके सप्लाई पर टैक्स लगा देती है, गवर्नमेंट बोलेगी भाई 100 रुपये का तुम बना रहे हो ना, इसमें 10 रुपये का टैक्स दो मुझे, तो आपका सप्लाई घट जाएगा। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी सप्लाई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर आपके सप्लाई पर कैसा असर पड़ेगा गवर्नमेंट का सब्सिडी पर। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा देती है तो आपका सप्लाई घट जाएगा। साइज ऑफ मार्केट के केस में क्या होगा, अगर मार्केट का साइज बढ़ेगा तो आपको लगेगा ना कि साइज बढ़ रहा है मार्केट का, और ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, साइज ऑफ मार्केट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इन डिटर्मिनेंट्स पर आपका सप्लाई डिपेंड करता है। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई घट जाएगा। रिलेटेड गुड्स का दाम बढ़ेगा, सप्लाई घट जाएगा। टेक्नोलॉजी आपके पास बेटर आएगा तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी लगा देती है तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा देती है तो आपका सप्लाई घट जाएगा। सेम साइज ऑफ मार्केट अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये था मार्केट पे जो डिपेंड करता था। अच्छा, अब एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई और डिमांड का जो डायग्राम। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो कर्व होता है ना, ये प्राइस है, ये आपका गुड्स हो गया। जो कर्व है, याद रखना है कि जो ऊपर जाने वाला ये कर्व होता है ना, ये सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। और जो दूसरा नीचे आने वाला जो कर्व होता है ना, ये जो होता है ना मेरा डिमांड कर्व होता है। एकदम याद कर लेना है, जो ऊपर ये जा रहा है ना, इसे सप्लाई कर्व कहते हैं, और जो नीचे जो आ रहा है ना ऐसे करके, इसे डिमांड कर्व कहते हैं। देखिए, मार्केट हमेशा जो है ना, मार्केट हमेशा क्या चाहेगा, मार्केट जैसे ये प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, तो ये वाला हो गया आपका सप्लाई कर्व, ये वाला हो गया आपके लिए सप्लाई कर्व, ठीक है। और दूसरा हो गया आपके लिए डिमांड कर्व, ठीक है। देखिए, मार्केट हमेशा कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम में रहने का, मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में। इसीलिए मार्केट में कहा जाता है कि एक इनविजिबल हैंड होता है मार्केट का, जो हमेशा अगर दाम बढ़ेगा तो धीरे धीरे दाम को कम करने की कोशिश करेगा, दाम घटेगा तो धीरे धीरे दाम बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा चाहता है इक्विलिब्रियम पे रहना। इक्विलिब्रियम मार्केट के लिए बेस्ट कंडीशन है, जहां पर हर कुछ सेम हो, जहां पर प्राइस और क्वांटिटी ऐसा चले कि एक प्राइस पर वो क्वांटिटी बिक जाए। मार्केट ऐसा ही चाहेगा ना। मार्केट क्यों चाहेगा कि मार्केट अनस्टेबल हो। तो मार्केट हमेशा अपने स्टेबिलिटी को लाने के लिए इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट का इस्तेमाल करता है। तो पहले याद रखना है कि ये सप्लाई का कर्व हो गया और ये डिमांड का कर्व हो गया, और मार्केट हमेशा ऐसा कोशिश करेगा जहां पर सप्लाई इक्वल टू डिमांड, जितना डिमांड आ रहा है उतना सप्लाई हो रहा है, डिमांड आ रहा है सप्लाई हो रहा है, सामान खत्म होते जा रहा है। ये मार्केट के लिए बेस्ट कंडीशन है। लेकिन मार्केट कभी भी इस कंडीशन के साथ चल नहीं पाता है, क्योंकि सामान तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आते रहेगा, सामान का दाम आगे पीछे भागते रहेगा, लेकिन मार्केट हमेशा इस प्लेस पर आने की कोशिश करता है। मार्केट हमेशा इस प्लेस पर आने की कोशिश करेगा। ये है इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। अब समझते हैं होता क्या है। अब समझिए कि मान लीजिए मार्केट में वीट की बात कर लेते हैं, हम लोग वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा सप्लाई का कर्व, ये हो गया मेरा डिमांड, ठीक है। अब मान लीजिए वीट का जो दाम है ना, प्राइस यहाँ पर चल रहा है P1 पे प्राइस चल रहा है। अब P1 पर हम देखेंगे, इस कर्व को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या निकलेगा, P1 पर ये डिमांड का कर्व है, तो डिमांड के लिए जो मेरा बना वो ये बन गया, सप्लाई के लिए जो बना है वो ये बन गया। समझना होगा आपको, सप्लाई के लिए ये आगे लेके जाएंगे या नीचे लेके आ जाएंगे, ये सप्लाई के लिए बन गया, ये बन गया डिमांड के लिए। आप देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो कम है, डिमांड कम है, और सप्लाई देखिए ज़्यादा है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो मार्केट में क्या हो जाएगा, सरप्लस, मार्केट में सामान ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाएगा ना। तो अगर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्राइस हाई था, प्राइस ज़्यादा था, प्राइस ज़्यादा था ना, प्राइस यहाँ होना चाहिए था, मार्केट को शांत रखने के लिए प्राइस यहाँ होना चाहिए था, लेकिन प्राइस P1 पॉइंट पर था, P1 पॉइंट पर प्राइस था। मतलब कि यहाँ पर डिमांड कम था, सप्लाई ज़्यादा था। तो मार्केट में क्या करेगा लोग, मार्केट में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी भाई प्राइस कम करो ना, प्राइस कम करो धीरे धीरे। तो आप प्राइस कम करने की कोशिश कीजिएगा, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे प्राइस P3 में पहुंचेगा, और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाएगा, और मार्केट खुद ब खुद रन करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको बस याद रखना है कि मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में इनविजिबल हैंड होता है, जो कि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसे ऊपर की तरफ पुश करेगा, कि प्राइस अगर कम है तो धीरे धीरे मार्केट में प्राइस बढ़ाने की कोशिश करना है, क्योंकि हमें हमेशा एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है ना, जहां पर मार्केट में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है जहां पर डिमांड और सप्लाई का कर्व ऐसा रहे,
डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इस प्लेस पर पहुंचने की कोशिश करना है। तो अगर प्राइस ज़्यादा है तो मार्केट हमेशा ऊपर से नीचे प्राइस डाउन डाउन नीचे करने की कोशिश करेगा ताकि ये यहाँ पहुंच जाए। अगर प्राइस बहुत कम है तो कोशिश करेगा मार्केट के प्राइस को बढ़ा करके यहाँ पहुंचना है, पर इस प्लेस पर पहुंचना ही मार्केट का मेन मोटो होता है। तो ये था हमारे लिए डिमांड और सप्लाई का स्टडी। इसी तरीके से मार्केट में डिमांड और सप्लाई को हम लोग स्टडी करते हैं। तो आगे तो हम बस डिमांड और सप्लाई को स्टडी करेंगे और यही बात यहाँ पर पूरे तरीके से दिया हुआ है किस तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और कोशिश करती है कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई का कर्व है वो मेंटेन होकर के चलता रहे। इसी में हम एक टर्म पढ़ेंगे आगे, प्राइस कंट्रोल। देखिए प्राइस कंट्रोल में बस याद रखना है प्राइस कंट्रोल दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है प्राइस फ्लोरिंग और दूसरा होता है प्राइस सीलिंग। अब ये प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग क्या होती है? ये होती है प्राइस फ्लोर का केस में आ जाएगा एमएसपी। एमएसपी याद रखना है, प्राइस फ्लोर के केस में हो जाएगा एमएसपी। अब होता कैसे है थोड़ा सा समझ लेना है ताकि आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी मिल जाए। देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए मेरा क्या था, सप्लाई का, और ये था मेरा डिमांड। गवर्नमेंट को लगता है ना कि अगर किसान लोग के साथ बुरा ना हो तो गवर्नमेंट सोचता है कि किसान को कोई सामान बेचना है ना तो उसका मतलब जो उसका रेट होता है, प्राइस होता है ना, बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि सील कर देते हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो है ना प्राइस को सेट कर देते हैं कि प्राइस बस इससे नीचे नहीं गिरेगा कभी, इसका दाम जो प्राइस है ना इसके नीचे नहीं जाएगा। इसको कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग। गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर एमएसपी लगा देती है और बोलती है कि इससे नीचे दाम नहीं जाएगा। बाकी जो भी, और अगर जो क्या होता है ना इस केस में जब गवर्नमेंट एमएसपी लगाती है ना तो मार्केट में सरप्लस हो जाता है सामान का, बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान मार्केट में आ जाता है। और जब सामान मार्केट में ज़्यादा आ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सामान को बहुत ज़्यादा एमएसपी पर खरीद लेती है, अपने पास रख देती है। आपको बस याद रखना है कि जब गवर्नमेंट प्राइस फ्लोरिंग करेगी ना तो गवर्नमेंट इस केस में एमएसपी लगा देगी, ठीक है। और जब गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करेगी तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी। इन दोनों पॉइंट को बस आपको याद रखना है। बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं एक अलग से लेक्चर आपके लिए ले आऊँगा ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए डायग्राम के रूप में। बस आपको याद रखना है कि मार्केट में प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट कैसे करती है। तो गवर्नमेंट दो तरीके से करती है, पहला होता है प्राइस फ्लोरिंग और दूसरा होता है प्राइस सीलिंग। जब प्राइस फ्लोरिंग गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एमएसपी लगा देगी और मार्केट में सरप्लस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सामान आ जाएगा और जो ज़्यादा सामान होगा गवर्नमेंट खुद ब खुद खरीद लेगी। दूसरा जब प्राइस सीलिंग करती है तो गवर्नमेंट आपको क्या कर देती है, जो प्रोड्यूसर आता है उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है ताकि उसको नुकसान ना हो। तो इस तरीके से हम इन टॉपिक्स को स्टडी कर लिए, कंप्लीट हो गया। लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ से कंप्लीट होता है। आगे हम अगले टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ऐसे बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। और आज जो हमने पढ़ा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम जो आज पढ़े हैं वो है प्राइस कंट्रोल के बारे में, जहाँ प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग को स्टडी करते हैं। प्राइस फ्लोरिंग में याद रखना है गवर्नमेंट एमएसपी लगाएगी, प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट क्या लगाएगी, आपको सब्सिडी दे देगी। इसके बाद हमने पढ़ा किस तरीके से मार्केट में कर्व बनती है जिसमें कि प्राइस और क्वांटिटी का जो डायग्राम बनता है, जिसमें कि सप्लाई और डिमांड कर्व को हम देखते हैं। मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में रन करने की कोशिश करती है, इंडिविजुअल हैंड ऑफ द मार्केट हमेशा रन करते रहता है। साथ में हमने स्टडी किया लॉ ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को, जिसमें हमने प्राइस को देखा, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन को देखा, और गुड्स के प्राइस पर किस तरीके से असर पड़ेगा डिमांड पे से देखा, टेक्नोलॉजी को देखा। फिर हमने स्टडी किया था इलास्टिसिटी कर्व को, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी को देखा, किस तरीके से कौन से चीज़ों को परफेक्टली इन इलास्टिक हम बोलते हैं, जिसमें हमने देखा था लाइफ सेविंग ड्रग्स और सिगरेट को। अब इस तरीके से मैं अगले लेक्चर में और सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दूंगा। 7-8 लेक्चर में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें।